अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, मालिक है जो रोज़ जज़ा का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ता चला, रास्ता उनका जिन्होंने इनाम किया, न कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना बहके हुओं पर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Assalamu alaikum and welcome all of you in the online session of Electromagnetic Field Theory Summer 2020. वालेकुम अस्सलाम सर। और मुबीन साहब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक असाइनमेंट दिया है सर। आपने कल ग्रुप में कहा कि 2 और सवाल भी दे दिए हैं मैंने। नहीं वो 13 तक, असल में मैं एक कोर्स और पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें भी असाइनमेंट का यस कुछ सर, यस। कंफ्यूजन हो जाता है। चले ठीक है सर, थैंक यू। वही है वो आप लोगों के जो रिकॉर्ड में है, तो उसके अलावा मज़ीद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है ओके सर। मैंने LMS के ऊपर क्विज और असाइनमेंट का स्टेटस रख दिया है, तो वो देख लिया आपने? यस सर, क्विज अपलोड भी कर दिया। बाकी असाइनमेंट सर वो इंशाल्लाह जब तक आप चलाएंगे फिर उसके बाद अपलोड कर देंगे। सही है, तो बस उसको डेली बेस पे सब लोग करते रहें, तो ये है कि आखिर तक असाइनमेंट सबका पूरा हो जाएगा और आसानी होगी। अच्छा जी, इसके अलावा हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मिड के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं आया, लेकिन आने वाला जो वीक है मिड होना उसी में ही था, लेकिन अब देखते हैं कब तक अनाउंसमेंट मिड की होती है, तो हमें सही मायनों में इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर बात करते हैं। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे राइट हैंड रूल को। राइट हैंड रूल जो हमें प्रेजेंट किया था, एक्सप्लेन किया था, वो फैराडे ने किया था। तो फैराडे का जो लॉ है, आज हम उसके हवाले से राइट हैंड रूल को अगेन रिपीट करेंगे, बताएंगे। तो फैराडे ने या राइट हैंड रूल ने हमें ये बताया था, हेंस क्रेसर और ओरिस्टेड या फैराडे, इनमें से किसी एक ने ही बताया था राइट हैंड रूल के हवाले से। राइट हैंड रूल क्या होता है कि हमारा सीधा हाथ जो है ये बता सकता है कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या है और कहाँ उसका फ्लो हो रहा है और कहाँ उसकी डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर्स डायरेक्शन। अगर आप अपने हाथ को लेके ऊपर के जाने अंगूठा रखें और अपने फिंगर को मूव करें एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज, तो फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और थंब की डायरेक्शन अप डायरेक्शन में होगी। तो इस तरीके से आपको थंब और मैग्नेटिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा कि करंट नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है। और अगर आप अपने हाथ को, राइट हैंड को नीचे की तरफ करें यानी थंब की डायरेक्शन नीचे हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये हमें डायरेक्शन करंट की पता लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड की पता लग रही है। इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, जिसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स भी कहा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर एम्पेयर पर मीटर में करते हैं। एच जो होता है वो is the ratio of magnetic lines of forces experienced by
magnetic lines of forces experienced by a number of north or south lines of strength is called magnetic field intensity. इसको मेजर करते हैं हम न्यूटन पर वेबर में, एम्पेयर पर मीटर में और एम्पेयर टेस्ला पर मीटर में। ये इसके एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, टेस्ला नहीं है ये, एम्पेयर टर्न पर मीटर में हम इसे मेजर करते हैं। तो इसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स भी कहा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच को भी कहा जाता है। अब आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तरफ। अच्छा, अब मैं एक बुक पढ़ रहा था, कुछ कहीं के नोट्स पढ़ रहा था, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है बी को। बी के दो नाम है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो उसके फॉर्मूले से हम बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस over per unit area passing is called magnetic flux density, represented by capital B and major N in Weber per meter square or major in Tesla। ये क्वांटिटी हमारी जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है और इसके दो यूनिट हैं। वेबर भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे काम किया था, तो उनके नाम पर बहुत सारे आपको फ्लक्स का यूनिट वेबर में मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से टेस्ला भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एसी करंट पे बहुत काम किया था और बहुत ज़्यादा इन्वेंशन की थी, और आखिर में उनकी बहुत ज़्यादा असम्पशंस और इस तरह की थ्योरीज थी कि जो एसी करंट है वो वायरलेसली ट्रांसमिट भी किया जा सकता है। और रिसेंटली अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ अगर आपने सुनी हो, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया ने एक की कंपनी ने वायरलेस ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है। तो ये बात टेस्ला ने कही थी कुछ 19th या 20th सेंचुरी के अंदर, जिसको अब फुलफिल किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी लेवल की नहीं थी और टेस्ला ने इस पर बहुत काम किया था, लेकिन कोई खातिर ख़ां रिजल्ट नहीं सर आया। जी सर ये फारिस बोल रहे हैं सर ग्रुप में कि मेरे को सर इन करें। अच्छा, दूसरी बात यह है मेरे भाई कि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, आप कम से कम बता दो देते हैं मुझे। तो मैंने कहा सर ऐसे ही आप मैंने असल में बहुत देर से लेक्चर पे ही बात कर रहा हूँ। बहरहाल अभी अच्छा हो गया कि मैंने 2 ही टॉपिक पढ़ाए थे, मैं इसे बस एक रिकॉल लेके आगे बढ़ जाता हूँ। मैं इसके हवाले से बात कर रहा था, मैं जब कोई इस तरह थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ ना तो मुझे बता दिया करें कि वो मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, क्योंकि अक्सर वो इस तरह छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी जहन से निकल जाती हैं। तो अब बच्चा कभी बोल नहीं पाता, टीचर बता रहा होता है, तो उससे परेशानी हो सकती है बाकी। मैंने अभी बताया आपको राइट हैंड रूल के हवाले से, जो फैराडे या हेंस क्रिस्टल और रिस्टर्ट ने प्रोवाइड किया था। इससे हमें थंब करंट रिलेटेड और फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड डायरेक्शंस बताते हैं। हम ऊपर होगा तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की जाने मैग्नेटिक फील्ड की काउंटर क्लॉकवाइज, और अगर हम नीचे की डायरेक्शन जानिब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इसके साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ फ्लक्स को डिस्कस किया, जो कि एच से रिप्रेजेंट की जाती हैं, और इसकी डेफिनेशन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय नंबर ऑफ नॉर्थ और साउथ लाइंस ऑफ स्ट्रेंथ की हमने डिस्कशन की थी। अच्छा, इसके बाद हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस करने के बाद इसका हमने यूनिट डिस्कस किया, जो कि टर्न पर वेबर होता है, सॉरी फोर्सेस है ना, ये न्यूटन पर वेबर होता है, और एम्पेयर पर मीटर होता है, और एम्पेयर टर्न पर मीटर भी इसका यूनिट होता है। उसके बाद हम आखिरी में डिस्कस की थी हमने बात कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से न्यूटन टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ओवर पर यूनिट एरिया पासिंग के रेशियो में देखते हैं, तो इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और इसका नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और
मेजर करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मेजर किया जाता है वेबर के अंदर। वेबर एक साइंटिस्ट का नाम था। और टेस्ला के हवाले से मैं लास्ट डिस्कशन कर रहा था कि टेस्ला भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एसी करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। अच्छा जी, इसी के साथ ही साथ एक अगला टॉपिक है जो कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है, यानी बी और एच का रिलेशन। तो एक रिलेशन ये है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशन है। ये हमने ड्राइव भी किया था, आप लोगों को याद होगा। D इक्वल टू एप्सिलॉन E, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू permittivity multiplied by electric field intensity. And if we open permittivity, it will be shown in permittivity of free space and relative permittivity, that is multiplied by electric field intensity equal to electric flux density. ये जो फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला है ये डी और ई के रिलेशन से हमें हासिल होता है। और मैक्सवेल की बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की इक्वेशन होती हैं जिसमें ये इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। जहाँ तक कोई किसी को सवाल है तो पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो चले मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ। मुबिन भाई ये बताएं कि राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है? हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ राइट हैंड रूल हमें मुबीन भाई क्या बताता है? सर राइट हैंड रूल बताता है सर कैसे चूजिंग होती है सर, मतलब ना दो वे सर डायरेक्शंस के होते हैं ना सर, थंब और इंडेक्स सर। तो इससे हमें क्या पता लगता है? सर इससे हमें एंगल पता लगता है सर। एंगल पता लगता है। ये चीज़ अगर पेपर में लिखेंगे ना आप फेल हो जाएंगे। मैंने ये तो नहीं बताया भाई, और 2 मरतबा रिपीट भी कर दिया है। राइट हैंड रूल हमें बताता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैंने ये बताया था आपको। तो अच्छा, कोई और बताएगा? उज़ैर राजपूत साहब आप बताएंगे राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है? सर ये 3 एक्सेस ऑफ डायमेंशनल बताता है सर। डायमेंशनल स्पेस में 3 एक्सेस पे काम करते हैं। ये ऐसा सर ऐसा कुछ नहीं है भाई। सर ये भी हो सकता है सर करंट फ्लो बाया वायर सर, कंडक्टर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन रिलेशन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड रूल से किस तरह रिलेट करता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। पॉजिटिव मूविंग। सर सर पॉजिटिव मूविंग में जो डायरेक्शन होगी ना मैग्नेटिक फोर्स की, उसकी डायरेक्शन बताता है। अच्छा, सही। तो हम अपने एक और साथी से पूछ लेते हैं। फारिस मेरे दोस्त, आप बताएं राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है? सर ये हमें मैग्नेटिक फोर्स की जो पॉजिटिव मूविंग होती है चार्ज की वो बताता है। अच्छा, तो आप भी गलत ही बता रहे हैं मेरे भाई। मैं ये सोच रहा हूँ आप सब ये चीज़ें अगर पेपर में लिखेंगे तो वो तो काट दी जाएंगी, क्योंकि ये तो आप गलत बता रहे हैं आप सबको। और हालांकि आज के लेक्चर में मैंने 2 मरतबा रिपीट करी है, क्योंकि एक मरतबा स्क्रीन शेयर नहीं थी और दूसरी मरतबा मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ आप लोगों से। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, मतलब इस पूरे सिनेरियो में एक छोटी सी लाइन है बस, राइट हैंड रूल जिसका पूछ रहा हूँ मैं। सोचें अगर मैं ये सब पूछने लग गया आपसे तो उसमें तो कुछ भी पता नहीं लगेगा आपको। तो आप लोग ज़रा जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। मुझे समझ नहीं आ रही तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन अगर आप इस तरह के जवाब देंगे तो इसमें तो आपका वो आंसर ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मेरा लेक्चर दोबारा सुन लिया करें, क्योंकि यहाँ पे मौजूद होके भी अगर आप चीज़ें ना समझ पाएँ तो फिर फ़ायदा नहीं है लेक्चर लेने का। इससे अच्छा तो वही लोग हैं जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं या नहीं देख रहे बहरहाल। तो
अपना फोकस रखें। और मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, इवन अगर आपको अंदाजा हो, मैं ये दूसरी मरतबा रिपीट किया क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू किया आज, यहाँ तक आता पता चला कि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। मैंने फिर ये चीज़ दोबारा बताई है डिटेल में, फिर तीसरी मरतबा पूछी है आपसे। तो अगर आप लोग इस तरह ध्यान नहीं देंगे तो इसका नुकसान आपको ही है। गाना सुना है आपने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब तो जनाब राइट हैंड रूल को मैं दोबारा बताता हूँ आपको। तो राइट हैंड रूल में ये बात बताई जाती है कि आपका जो राइट हैंड है, इसको अगर आप गौर से देखें और इसका अंगूठा ऊपर की जानिब रखें और फिंगर की डायरेक्शन को मूव करें, तो अंगूठा ऊपर की जानिब बताता है कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब की डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इन काउंटर क्लॉकवाइज। एंड अगर हम अपने थंब को ऐसा उल्टा करके नीचे की जानिब कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। अपनी फिंगर की डायरेक्शन अगर आप देखें तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो फिंगर की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होने के बाद वो बताती है कि ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और थंब की डायरेक्शन नीचे की जानिब है। तो इस तरीके से आपको थंब और फिंगर के डायरेक्शन में करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पता लगेगा। अगर यहाँ तक कोई चीज़ डिफिकल्ट है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों से। कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरे किसी भाई को? भाई ये जो रिलेशन राइट हैंड रूल का था, ये हमें हिंस, क्रिस्टल और ओरेस्टेड या फैराडे में से किसी ने एक ने दिया था, जो कि मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर है? नोमान मेरे दोस्त, मैंने एक बात बताई है राइट हैंड रूल से, क्लियर है आपको भी? अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, और लेक्चर जो अब तक शेयर किए थे वो पूरे हो चुके हैं। तो मैं मज़ीद लेक्चर आप लोगों से शेयर करता हूँ, जो मैंने अभी तस्वीर ले ली है इसकी। और अजीब बात है कि अब शेयर कर दिया, तो देखें मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है आप लोगों से लेक्चर, तो ये आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो देखकर या लेक्चर ग्रुप से लेके भी आप इसको अंदाज़ा कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी तरफ जनाब। तो हमने एक रिलेशन लास्ट में पढ़ा, अगर आपको याद हो, D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू E, and if we open epsilon it will be open in epsilon naught into epsilon r, and that is D equal to epsilon naught epsilon r into E। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, D इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू E, और इसको एप्सिलॉन को ओपन कर दें हम, परमिटिविटी को, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू E, ये रिलेशन बन जाएगा आपका B, D और E का। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी को भाई? अच्छा, उसके बाद हम इस रिलेशन पे आते हैं, और इसमें जो बात बताई गई है हम उसे डिस्कस करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेशन है B इक्वल टू म्यू इंटू एच, B इक्वल टू म्यू इंटू एच, जैसे उसमें था D इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू E, इसी तरीके से B इक्वल टू म्यू इंटू एच का है। और B क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे? B क्या चीज़ है? B अभी B हम पढ़कर आ रहे हैं, आप में से कोई अगर बताए मुझे कि B क्या चीज़ है तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बात है भाई, तालियां हो जाए मुबीन भाई के लिए, तो ज़बरदस्त हो गया भाई। अच्छा मुबीन भाई, H क्या होता है? हेलो सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बात है भाई, मुबीन भाई ने ये भी बिल्कुल सही बता दिया है, और बिल्कुल सही बता दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं और इसमें मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक, अगर आप मैटलैब के ऊपर कोई कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो ये एक ऑनलाइन मैटलैब का सिमुलेटर है।
मैटलैब का ऑनलाइन सिमुलेटर। मेरे लैपटॉप में ना मैटलैब का सॉफ्टवेयर नहीं है और मैं इंस्टॉल भी नहीं करना चाह रहा उससे, तो मैंने ढूंढा जाके गूगल पे लिख के मैटलैब ऑनलाइन सिमुलेटर। तो मैटलैब ऑनलाइन सिमुलेटर मैंने जैसे ही लिखा तो मुझे मैथवर्क की वेबसाइट पे वहाँ से लिंक मिला। मैं मैथवर्क की वेबसाइट पे गया, मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ था, मैटलैब की ऑफिशियल वेबसाइट मैथवर्क है। तो वहाँ जाके मैंने अपना एक पासवर्ड भूल गया था अकाउंट का, लेकिन मेरा बना हुआ था अकाउंट। तो ईमेल के ज़रिए से मैंने अपना अकाउंट रिट्रीव करवाया और मुझे 30 डेज ट्रायल के ऊपर मैटलैब का ऑनलाइन सिमुलेटर मिल गया। ये मैटलैब का वर्क स्पेस, एडिटर की विंडो, ये कमांड विंडो, देखिए यहाँ मैं टाइप भी कर सकता हूँ ठीक है, और यहाँ जो है मैं कमांड विंडो पे टाइप भी कर सकता हूँ। अभी मेरी लैब भी होगी थोड़ी देर में तो। और यहाँ की जो विंडो है ये वाली, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है इसका या इसका, अगर वो फिगर में आता है, ग्राफ में आता है, तो वो यहाँ बनता है। तो ये ऑनलाइन सिमुलेटर की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और पूरा एनवायरनमेंट मैटलैब का है, और आम कन्वेंशनल मैटलैब के मुकाबले में ये बहुत फास्ट है और बड़ा ज़बरदस्त चलता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो अगर किसी के पास मैटलैब इंस्टॉल ना हो तो वो इसके ऊपर भी कर सकता है। तो ये बड़ा अच्छा एक टूल है, इस पर काम हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप मैटलैब के ऊपर काम कर रहे हो, कोई लैब कर रहे हो, SNS, DSP, LCS या EPT की कोई कोडिंग करनी हो आपको, तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं मैटलैब के एनवायरनमेंट में। अच्छा, साथ ही साथ अब हम आगे चलते हैं और अपने लेक्चर्स के ऊपर आते हैं अगेन, जो हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो जैसे मुबीन भाई ने बताया कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इनका जो रिलेशन है वो परमिटिविटी इंटू एच बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। और परमिटिविटी को ओपन करें तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच के बराबर होगा बी की वैल्यू। तो यहाँ पे जो म्यू है इसको हम कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर कैपेबिलिटी, यानी एक कंडक्टर की वो खासियत जिससे वो अपने अंदर करंट कैरी करता है चार्जेस और फ्लक्स की सूरत में। उस एबिलिटी का नाम, कैपेबिलिटी का नाम परमिटिविटी होता है। ठीक है, ये चार्ज सी से मिलकर बनता है, करंट कैरिंग कंडक्टर कैपेबिलिटी, एबिलिटी भी कहते हैं इसको, which passing flux through from it called the permeability। तो इसको permeability कहा जाता है and it is represented by mu। now comes to that कि mu बराबर होता है mu नॉट इंटू mu r। mu नॉट इक्वल टू permeability of free space and its value is 4 into pi into 10 to power minus 7 हेनरी पर मीटर। आई थॉट मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे मालूम की जाती है। इसके ऊपर हमने एक लेक्चर किया था, आप लोगों को याद है? किसी को याद है ये बात? आपको याद है हमने ये डिस्कस की थी चीज़, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालने के हवाले से, कि उसे कैसे निकाला जाता है? याद है किसी को? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो इसको अगर आप म्यू नॉट और म्यू आर की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू इसमें लिख के सॉल्व करें तो पूरी सॉल्व करने के बाद जो आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेगी वो आपको 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड मिलेगी। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं आगे। म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है। म्यू आर इक्वल टू 1 हेनरी पर मीटर इज MKS सिस्टम के अंदर इस तरह से होती है। तो मैंने कल के लेक्चर से आपको बताया था कि हम डायरेक्ट बायोट-सावर्ट लॉ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक थिंग्स वी स्टार्ट द सेशन ऑफ चैप्टर 8 बायोट-सावर्ट लॉ विद इट्स स्टेटमेंट। तो कल
हमने बायोट-सावर्ट लॉ शुरू करना था, लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ विलियम हाइट को अगर आप खोलें चैप्टर 8 से तो वो शुरू होती है वो चीज़ क्या नाम है उसका बायोट-सावर्ट लॉ से। लेकिन हमें तो बेसिक चीज़ें पता ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ शुरू कल के लेक्चर से और अभी तक यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है आपके सामने सारी चीज़ें बताई हैं, ये एक दूसरी बुक से है जो मैंने UIT से हेल्प लेके बना के वो आप लोगों से शेयर की बुक जो थी। तो यहाँ तक चीज़ें सारी उस बुक की AV बख्शी UV बख्शी की बुक थी, वो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर। तो मुझे टीचर ने मेरे रेफ़र की थी वो बुक पढ़ने के हवाले से। और यहाँ से विलियम हाइट का चैप्टर 8 शुरू होता है असल में। तो उससे पहले जो चीज़ें पढ़ी वो सारी बेसिक्स हैं भाई। ये रिलेशन पढ़ने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि मैं बायोट-सावर्ट लॉ डायरेक्ट पढ़ा दूंगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। इसीलिए हमने पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की और अब हम बायोट-सावर्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी को है तो पूछ लें, वरना हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंसिडर अ कंडक्टर कैरिंग अ डायरेक्ट करंट। एक कंडक्टर है सपोज कर लें, उसके अंदर से DC करंट गुजर रहा है। DC करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, किसी को पता है कौन सी पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड DC करंट से? कल बताई थी मैंने ये चीज़, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। DC करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और AC करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और असल में उसे हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, जो AC करंट से पैदा होती है। इस हवाले से आगे हम चलते हैं। तो DC करंट इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो DC करंट के नतीजे में अगर DC करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। तो DC करंट जो I होता है प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेडी मैग्नेटोस्टैटिक और स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम ये जानते हैं जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, चाहे ये करंट AC हो या DC हो। कल इस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं, ये लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा और इससे प्रीवियस वाला भी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द बायोट-सावर्ट लॉ allows us to obtain the direction of magnetic field। बायोट-सावर्ट लॉ हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH, रेफरेंस विद एट पॉइंट P। पॉइंट P का एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेके हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है जी, जैसे ये बिल्कुल ऐसी है कि आपके इलाके में लड़ाई हो गई और जो है आपको ना पता चला कि यार लड़ाई हो रही है, तो आप जाके ना उसे करीब से देखेंगे। तो आप तो करीब से इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको वहाँ से रेफरेंस के तौर पे अंदाज़ा होता है कि भाई मतलब कितने लोगों की लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, चीखो पुकार मची हुई है। तो रेफरेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि आप कंप्लीट एनालिसिस उस चीज़ का कर सकें, इसीलिए रेफरेंस बनाया जाता है। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट P ले लिया जो हमें ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है, उसका फ्लो है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो क्या अपना इम्पैक्ट मैग्नेटिक फील्ड रखती है। DH reference with a point P due to differential current and differential elemental length। differential current आपका DH differential current आपका करंट होता है और differential elemental length को DL कहते हैं। of the conductor R is the separation of distance between reference point P and conductor। अच्छा, ये वर्डिंग पढ़ के काफ़ी हद तक चीज़ें शायद क्लियर ना हो, लेकिन डायग्राम से ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। जब करंट एक कंडक्टर से गुजरता है तो वो करंट I यहाँ से इन होता है और I यहाँ से निकलता है, और इसके इर्द गिर्द आप ये एरो देख रहे होंगे,
ये मैग्नेटिक फील्ड के हैं, और करंट नीचे से ऊपर की जाने में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज होगी। अपने फिंगर और थंब के डायरेक्शन से देख लें, करंट ऊपर की जाने पे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी। तो ये हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इसकी डिफरेंशियल एलिमेंटल लेंथ बनाएं तो आई गुजर रहा होता है यहाँ से, और इस कंडक्टर की अपनी लेंथ होती है जिसे dl कहते हैं। तो आई और dl का प्रोडक्ट बनता है idl, ठीक है। फिर हमने एक रेफरेंस पॉइंट P एक सर्टेन रीजन तक ले लिया जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है B, और वो DH भी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्सेस जो गुजर रही हैं। अच्छा, पॉइंट P से लेके कंडक्टर के सेंटर तक का जो एक डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया R, और पॉइंट P ऑफ द रेफरेंस लाइन से कंडक्टर के साथ जो एंगल बनाया है वो है थीटा। तो इस तरीके से हमने इसे सपोज कर लिया, इमेजिन कर लिया, और इसको हम आगे कंसिडरेशन में लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं कि जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि DH कहलाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है IDL के, ठीक है। मतलब करंट जितना ज़्यादा डिफरेंशियल लेंथ के साथ बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बढ़ेंगी, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम होंगी अगर जो इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा, सही ना। अगर ये दूर हो जाए पॉइंट तो ऑब्जर्वेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कम हो जाएगी। सिंपल एक ये बात ये भी है कि अगर हम फासला बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ DH वो कम हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस को कम कर दें तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन इन्वर्स होता है, और डिफरेंशियल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का रिलेशन करंट ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंटल लेंथ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब जब हम दोनों डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन को कंबाइन करेंगे और इनमें ये आई डॉट डी एल आई क्रॉस डी एल होता है, तो इससे साइन थीटा आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी एच प्रोपोर्शनल टू आई डी एल ओवर आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये दो प्रोपोर्शनल रिलेशन को मिलाकर हमने ये चीज़ बनाई है। और इसको नीचे अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, इज इक्वल और एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो डी एच इक्वल टू के आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सिर्फ एक के आ गया प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटने के बाद, और साइन की जगह हमने इसको इसमें रख दिया। अच्छा, साइन हम तब यूज़ करते हैं थीटा जब हमारे पास थीटा मौजूद हो, जैसे यहाँ थीटा है ना, द एंगल बिटवीन रिलेटिव डिस्टेंस लाइन ऑफ current of P line with angle conductor is the creation of angle theta। अगर हमें थीटा पता हो तो साइन थीटा यूज़ करेंगे, अगर नहीं पता हो तो नहीं यूज़ करेंगे। तो इसको दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। अच्छा, उसके बाद ए आर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं कि इसके कुछ ना कुछ ए एक्स ए वाई ए जेड भी होंगे, तो इसीलिए इनकी पोजीशन वेक्टर को हमने ए आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे के जो है वो बायोट सावर्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, बायोट सावर्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई के बराबर होती है के की वैल्यू। अच्छा, अब इसको हम अगर ऊपर वाले फॉर्म में पुट कर दें तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आर को हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड में भी लिखते हैं क्योंकि आर हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है, और ए आर को अगर ओपन कर दें तो ए आर का फॉर्मूला आर अपॉन आर मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड आर और इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आर क्यूब बन जाएगा, और ऊपर एक आर आ जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ये दोनों एंटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो उससे डी एच का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा।
यहाँ तक हमने बायोट-सावर्ट लॉ की पॉइंट फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन को देख लिया है। अच्छा, यहाँ तक बायोट-सावर्ट लॉ के पॉइंट फॉर्म के बाद हम अब देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो डिफरेंशियल ऑफ एच लिखा है, डी अगर वहाँ पे हम मूव कर दें तो ये डिफरेंशियल से वहाँ जाके बन जाएगा इंटीग्रल। तो डी जब उधर जाएगा तो बन जाएगा इंटीग्रल, क्योंकि डिफरेंशियल का उलट इंटीग्रल होता है। तो इंटीग्रल आई डी एल ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए आर एम्पेयर पर मीटर। तो इस तरीके से बायोट-सावर्ट लॉ को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी इंटीग्रल फॉर्म में। अच्छा, तो यहाँ तक इंटीग्रल फॉर्म में कोई सवाल यहाँ तक किसी का हो तो पूछ लें भाई, और अगर सब समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो हम वन बाय वन पूछ लेते हैं लोगों से सेशन में कि रूबीन भाई, हमने जो बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा इससे हमें क्या हासिल होता है? सर इससे हमें सर पहले एक इक्वेशन मिल रही है सर, हमने सारी इक्वेशन ड्राइव की है सर, ठीक है सर। फिर हम उसका इंटीग्रल भी निकाल रहे हैं सर नीचे बायोट-सावर्ट लॉ का। सही। अब हम नमान साहब से पूछे, नमान साहब ये हमने बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट यहाँ से डेरिवेशन पूरी यहाँ तक पढ़ ली, तो आप बताएंगे बायोट-सावर्ट लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं और इसका फ़ायदा क्या है पढ़ने का? इससे फ़ायदा हमें क्या हासिल होता है जो हम बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं? आप बताएं। नुमान मकसूद साहब बताएं। अच्छा जी, वो अपना उज़ैर राजपूत साहब आप बता दें कि ये तो सामने लिखा हुआ है कि हम बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमने ये क्यों पढ़ा है? बायोट-सावर्ट लॉ जो है इससे कोई चीज़ हमें हासिल हुई होगी, इम्पोर्टेंस होगी इसकी कोई, तो आप बताएं। बायोट-सावर्ट लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं या इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है? फारिस साहब आप बताएं कि बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ के हमें क्या फ़ायदा हुआ है, इससे हमें क्या हासिल हो रहा है? मतलब ये पढ़ तो लिया हमने, ये तो एक छोटी मोटी चीज़ है, एग्जाम में तो इससे थोड़ी मुश्किल चीज़ें पूछूंगा मैं। ये वो चीज़ें ये तो अभी हमने पढ़ लिया, इससे हमें हासिल हो गया। इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपसे ले लूँ, और सामने लिखा हुआ है। नमान साहब, उज़ैर राजपूत, मुबीन, कोई बता दे। मुबीन साहब ने तो बता दिया, तो फारिस साहब ज्वाइन कर गए हैं दोबारा। फारिस, आप बताएं कि हमने बायोट-सावर्ट लॉ जो पढ़ा है इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल हुआ, हमने ये क्यों पढ़ा है? उज़ैर राजपूत साहब आप बता दें। जी जनाब। सर करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ते हैं। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कह सकते हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं बताना चाह रहा सर हूँ। मैग्नेटिक फील्ड होगी ना सर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और करंट लूप जो होगा। जी, तो यही इसका जवाब है
बायोट सावर्ट लॉ हमें असल में रिलेशन बताता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड का, और हम बायोट सावर्ट लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं अगर हमें करंट DL और R की वैल्यू पता हो। इन तीन एंटिटी की वैल्यू पता हो तो हमें H की वैल्यू पता लग जाएगी ना। तो बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूले का मकसद था ही यही कि हमें DH, या मतलब H जिसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्सेस, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं इसे, H की वैल्यू हासिल हो जाए। तो इस मकसद के लिए हम बायोट सावर्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? तो ये एक छोटी सी बात थी, और सामने लिखा हुआ भी तो है, H की वैल्यू हासिल हो रही है कैलकुलेट करके भाई, देखे ना, जब मैं सॉल्व किया और इससे H मिल गया हमें। तो इस मकसद के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बनाते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम बायोट सावर्ट लॉ का इंटीग्रल फॉर्म बना लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर किसी को है तो पूछ लें, और डिफिकल्टी नहीं है तो हम आगे चलते हैं। मैंने असाइनमेंट और क्विज का जो ऑप्शन है वो रख दिया है, तो अपने अपने क्विजेज जो आपने शिफ्ट 1A और 1B में दिए थी क्विज शिफ्टों के लिहाज से, तो वो आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। मैंने 4 दिन रखे हैं, उसकी 27 तारीख को उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, और आज जो है वो 25 तारीख है। 2 दिन है आप लोगों के पास, तो अपने अपने क्विज जो आप लोगों ने दिए थे उसको आप वहाँ पे अपलोड कर दें, और अपलोड करने के साथ ही असाइनमेंट भी करना शुरू कर दें, क्योंकि असाइनमेंट जो आपको मैंने दिया है वो मिड से पहले जमा कराना है। तो मिड जब अनाउंस होंगे तो उससे पहले आपको जमा करा देने हैं मुझे अपने अपने असाइनमेंट, जो आप पेपर में सॉल्व करके मुझे जमा कराएंगे, देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हमारे पास जो ये सेशन है एंड होने में कुछ लेस देन अ मिनट है। लेक्चर तो मैंने अपलोड करने के लिए तस्वीर ले ली थी, लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह कल हम सुबह के करीब आपका सेशन कंडक्ट करेंगे, सुबह 10 बजे। तो आप सब लोग सेशन को ज्वाइन करिएगा, और आज की क्लास मगरिब के बाद जो है वो भी हम कंडक्ट करेंगे, मगरिब के बाद जो क्लास होगी, तो आप सब लोग उसमें भी ज्वाइन करिएगा, ताकि हम अपने लेक्चर्स में जो हम पीछे जा रहे हैं ना वो पूरा कर लें। मिड से पहले आज जुम्मे तक हमें 24 लेक्चर कर लेने थे, या कम से कम 22,